नमस्कार। सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेरणा। माँ जी, अब पिताजी रिटायर हो गए हैं तो आप दोनों को यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास मुंबई आकर रहिएगा। बहू श्रृंगार के मुंह से यह शब्द सुनकर सास सीता गदगद हो उठी। बोली, मैं तो खुद ही इनसे यही कह रही थी, परंतु न जाने इनकी मति कैसी है। कहते हैं इतने शौक से मकान किराए पर देने के लिए थोड़ी बनवाया था। मैं तो पिताजी से कह रहा था कि आप 2 जनों के लिए इतने बड़े मकान की क्या आवश्यकता है, कुछ स्थान अपने लिए रखकर बाकी किराए पर दे दें। मेरा मित्र राकेश कह रहा था कि कम से कम 3,000 में यह मकान किराए पर उठेगा। नीरद बोला, अरे बेटा, इतने पैसे का हमें क्या करना है? 2 पति पत्नी ही तो हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए। अब किस लिए पैसे की चिंता करें? अपना शरीर चलाने के लिए हमारे पास अब भी आवश्यकता से अधिक है। यह तो यही कहते हैं कि हमारे जीवन का स्वर्णिम काल तो अब आरंभ हुआ है। किसी की चिंता नहीं। बेटियां अपने पतियों के साथ प्रसन्न हैं। तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखने वाली बहू है। सीता के स्वर में गर्व का पुष्ट था। श्रृंगार और नीरद ने एक दूसरे की ओर देखा। नीरद को चुप देखकर श्रृंगार बोली, माँ जी, मानती हूँ कि आपको इससे अधिक धन की आवश्यकता नहीं, परंतु धन का महत्व तो इससे कम नहीं हो जाता। 2-3 हजार रुपये मासिक आय को हम अनदेखा नहीं कर सकते। फिर सोचिए ना, हम लोगों का मुंबई में कितना खर्चा है। दोनों पति पत्नी सर्विस करते हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। दोनों बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही 400 रुपये महीना खर्च हो जाता है। और अपने आप अच्छा खाओ या न खाओ, बच्चों को तो खिलाना ही पड़ता है। नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? इन सब के ऊपर आया की तनख्वाह अलग देनी पड़ती है। हम तो सोचते थे तुम दोनों बड़े सुख में रहते होंगे। दोनों पति पत्नी की इतनी अच्छी आय है और 2 ही बच्चे हैं। सीता ने आश्चर्य से कहा, यही तो आपको भ्रम है। मुंबई में आइए तो आपको मालूम हो, दिन गिनकर माह समाप्त होता है। चाहते हैं मकान जरा बड़ा ले लें, परंतु किराया सुनकर ही दिल दहल जाता है। अच्छा, तुमने पहले जिक्र नहीं किया, वरना हम यहाँ से तुम्हारी कुछ सहायता कर देते। तभी तो मैं कह रही हूँ, आप हमारे साथ चलिए। यहाँ से जो किराए के रुपए आएंगे उससे हम जरा बड़ा मकान ले लेंगे। बहू के मुंबई बुलाने का कारण जानकर सीता का उत्साह कुछ कम हो गया। मनोभाव छिपाकर बोली, देखो, इनसे बात करके देखूंगी। अगर तुम लोग कष्ट में हो तो अब से हम प्रति माह तुम्हारे लिए कुछ भेज दिया करेंगे। आखिर यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। कुछ देर और श्रृंगार और नीरद सीता को इतना बड़ा घर रखने की हानियां समझाते रहे। सीता का मन क्षोभ से भरता जा रहा था। अपने को स्थिर करने के लिए उसने वहाँ से उठना ही ठीक समझा। रसोई की ओर जाते हुए बोली, चलूँ देखूँ भोलू क्या कर रहा है। यह आने वाले हैं, आते ही चाय के लिए शोर मचाएंगे। सीता उठकर चली गई तो नीरद श्रृंगार से बोला, तुम माँ से मुंबई चलने के लिए बार बार क्यों कह रही हो? यहाँ पर इनका अपना समाज, अपना दायरा है, संबंधी हैं, मित्र है, मन लगा रहता है। वहाँ इनका मन कैसे लगेगा? फिर हम लोगों का जीवन भी बिल्कुल दूसरे प्रकार का है। सुबह से शाम तक ऑफिस में रहना और ऑफिस से आकर या तो स्वयं कहीं जाना या किसी का घर पर सत्कार करना। दोनों जने बोर हो जाएंगे। हाँ, थोड़े दिन के लिए जाने की बात है तो ठीक है। आप भी कमाल करते हैं। थोड़े दिनों के लिए ले जाना ठीक है, इतने से घर में कहाँ रखोगे? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ के मकान का किराया आएगा और जब दोनों माता पिता वहाँ रह रहे होंगे तो किराया हमारे हाथ में ही आएगा। उससे हम एक अच्छा मकान ले सकते हैं। कितनी शर्म आती है उस मकान में जब मेरी सहेलियाँ आती हैं। तुम क्या अपना घूमना फिरना बंद कर सकोगी? ओहो, आप बात क्यों नहीं समझते? घूमने फिरने में तो तब और भी सुविधा हो जाएगी। आया के पास बच्चे छोड़ने में आप हमेशा कतराते रहते हैं। आया की तनख्वाह के लिए भी रुपए बचेंगे। क्या बात कर रही हो? माँ से आया का काम करवाओगी? नीरद उत्तेजित होकर बोला। श्रृंगार को प्रतीत हुआ कि वह एक बहुत ही नासमझ बच्चे से बात कर रही है। समझाते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली,
इस तरह उनका मन लगा रहेगा, बच्चे भी अधिक प्रसन्न रहेंगे। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि बंटी और स्वीटी के टीचर को भी हटा दूंगी। आखिर आपके पिता ने आप लोगों को पढ़ाया है, तो क्या आप पोते पोतियों को नहीं पढ़ा सकते? नीरद विस्फारित नेत्रों से श्रृंगार की ओर देखता रह गया। वह उसकी बात आत्मसात करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि बाहर पिता कैलाशनाथ की आवाज़ सुनकर दोनों सतर्क हो गए। श्रृंगार कमरे से रसोई की ओर जाते हुए फुसफुसाकर बोली, मुंबई चलने के लिए पटा लेना। कैलाशनाथ के कमरे में प्रवेश करते ही नीरद बोला, पिताजी, आपने आज बहुत देर लगा दी घूमने में। हम लोग चाय के लिए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो कहकर गया था मेरी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। अरे बेटा, सारा जीवन मैंने घड़ी की सुइयों की ओर देखकर व्यतीत किया है। अब सोचता हूँ बाकी का जीवन समय से स्वतंत्र होकर बिताऊंगा। जब इच्छा होगी खाऊंगा, जब इच्छा होगी आराम करूंगा। यह बात तो आपकी हमारे पास निभ जाएगी। हम दोनों तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। आप अपनी सुविधा और इच्छानुसार दिन बिता सकते हैं। कैलाशनाथ हंस दिए। हाँ, अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। मुंबई भी आएंगे, पर तुम तो कहते हो तुम्हारा मकान छोटा है। भाई देखो, हम तो हमेशा से खुले में रहे हैं। अब इस वृद्ध अवस्था में अपनी आदतें बदलना जरा कठिन लगता है। पर पिताजी, जब आप हमारे पास रहेंगे तो हम बड़ा मकान ले लेंगे। कैलाशनाथ फिर हंस दिए। अरे नहीं, 4 दिन के लिए तुम क्यों खर्चा बढ़ाओगे? तुम ही लोग छुट्टियों में आ जाया करो। इतना बड़ा मकान है, मैंने इसीलिए तो बनवाया था कि हमारी दोनों पुत्रियां और पुत्र अपने परिवारों सहित आ जाएं, तब भी किसी को कष्ट न हो। पर पिताजी, मैं तो आपको स्थायी तौर पर अपने साथ आने के लिए कह रहा हूँ। इतने बड़े मकान को 2 जने रोके रखें, कहाँ तक उचित है? आपके बच्चे अपने अपने परिवारों में खुश हैं। किसी को कहाँ अवकाश है कि यहाँ रहने के लिए आए। इस समय भी हम बड़ी कठिनाई से आ पाए हैं। नहीं नहीं, मैं दिल्ली नहीं छोड़ सकता। मेरे सारे मित्र यहाँ हैं। कभी अकेलापन नहीं अनुभव होता। तभी श्रृंगार ने हाथ में चाय की ट्रे लिए कमरे में प्रवेश किया। नीरद उसकी ओर देखकर बोला, श्रृंगार, पिताजी मेरे कहने से तो राजी नहीं हो रहे। कहते हैं इनका मन दिल्ली से बाहर नहीं लग सकता। श्रृंगार ने मुस्कुराते हुए ट्रे मेज़ पर रख दी और बोली, पिताजी को अपने बच्चों से अधिक अपने मित्र प्यारे हैं। कैलाशनाथ अप्रतिभ से होकर बोले, नहीं बहू, कैसी बातें करती हो? मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम दोनों तो सारा दिन बाहर रहोगे। हम घर में कैसे अकेले अपना मन बहला सकेंगे? यहाँ तो पास पड़ोसी बरसों से साथ रह रहे हैं। कभी वह हमारे पास आ जाते हैं, कभी हम उनके पास चले जाते हैं। सबकी मनोवृत्तियों को सब समझते हैं, इसलिए कभी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें किसी समय भी आवश्यकता पड़े तो सब हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। अब एक नई जगह जाकर किसी से कैसे इतनी आत्मीयता हो सकती है? आपके पोता पोती तो स्कूल से 12 बजे ही आ जाते हैं। उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, आपका समय व्यतीत हो जाएगा। किसी भारी आदमी की क्या आवश्यकता है? बच्चे भी किसी योग्य हो जाएंगे। कैलाशनाथ कुछ देर चुप होकर बहू बेटे का मुंह देखकर उनका आशय समझने का प्रयत्न करते रहे। फिर दृढ़ स्वर में बोले, नहीं बेटिया, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। और चाहे तुम क्यों लाई, भोलू क्यों नहीं लाया? तुम्हारी सास क्या कर रही है? पिताजी, यह आपका भोलू तो बिल्कुल बेकार का नौकर है। सारा काम तो माँ जी को करना पड़ता है। यह तो मुफ्त की खाता है। हाँ, पिताजी से हटा क्यों नहीं देते? मुंबई आप न भी आए तो 2 प्राणियों का काम ही कितना होता है जो नौकर रखा जाए। नीरद बोला, नीरद, तू जानता है तब भी ऐसी बात कहता है। भोलू मेरे पास 25 साल से है। तुम सबको बड़ा करने में इसका हाथ है। जब स्वयं यह 8-9 वर्ष का था तब मेरे पास आया था। मैं इसे नौकर नहीं, घर का एक सदस्य मानता हूँ। और अभी तक मैं यही समझता आया था कि तुम भी ऐसा ही मानते हो। नीरद पिता का कटाक्ष समझकर कुछ अप्रतिभ हो चुप रह गया। श्रृंगार ने बात संभालने के प्रयत्न में कहा, पिताजी, हमारा यह तात्पर्य नहीं कि आप भोलू से संपर्क तोड़ लें। अब हम आपके बच्चे होकर भी क्या आपसे अलग नहीं रह रहे हैं? फिर माँ जी काम में लगी रहेंगी तो उन्हें अपने बुढ़ापे और असहायता का एहसास नहीं होगा।
और तभी हम कह रहे हैं फिर आप इतना बड़ा मकान न रखें, किराए पर दे दें। थोड़ा स्थान होगा तो थोड़ा काम होगा। कैलाशनाथ पुत्र और पुत्रवधू को ऐसे देख रहे थे जैसे आज पहली बार देख रहे हों। अब तक सीता भी कमरे में आ गई थी। पति की ओर चाय का प्याला बढ़ाते हुए बोली, बहू और नीरज ठीक ही तो कह रहे हैं। अब कैलाशनाथ झुंझला उठे, तुम समझती क्यों नहीं सीता, हमने यह मकान इस प्रकार का बनवाया ही नहीं है कि इसके हिस्से किए जा सकें। सीता कुछ बोलती इससे पहले ही श्रृंगार बोली, क्यों माँ जी, क्या ऊपर के भाग में नहीं रह सकती? इतना बड़ा कमरा है, पूरी खुली छत है, नीचे का पूरा भाग किराए पर दे दें। कैलाशनाथ को लगा बहू ने उन पर शारीरिक प्रहार किया है। सीता का हृदय भी तड़प उठा। कुछ संयत स्वर में कैलाशनाथ बोले, अच्छा मैं सोचूंगा, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? पिताजी, हमें कल सुबह ही जाना है, हमारे जाते ही आप लापरवाह हो जाएंगे। नहीं, अब मैं लापरवाह नहीं होऊंगा। फिर बहू की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोले, अच्छा हुआ बहू, तुमने हमें समय रहते ही सचेत कर दिया, नहीं तो शायद बाद में पश्चाताप करना पड़ता। श्रृंगार भी मुस्कुरा उठी और गर्व भरी आंखें उठाकर पति की ओर देखा। कुछ दिन पश्चात मुंबई में जब ससुर का पत्र पहुंचा तो श्रृंगार चहक उठी। पति को बताया, पिताजी ने लिखा है कि मकान का निचला भाग उन्होंने पेंशन याफ्ता लोगों के लिए निवास स्थान व मैस के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जिन वृद्ध लोगों के घर पर उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है वे वहाँ रहेंगे। भोलू सबके लिए खाना इत्यादि बनाएगा। अरे वाह, पिताजी ने तो कमाल कर दिया। यह तो एक प्रकार का होटल हो गया, खूब आमदनी होगी। नीरद गर्व से पत्नी की ओर बोला, आखिर पिता किसके हैं? श्रृंगार हंसकर बोली, हाँ, आप तो सारा श्रेय पिताजी को ही देंगे, प्रेरणा तो मैंने ही दी थी। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर नीरद और श्रृंगार दिल्ली पहुंचे। दोनों बहनें व बहनोई भी ठीक समय पर पहुंच गए थे। सब काम समाप्त होने पर नीरद ने पिता की वसीयत देखनी चाहिए। माँ का शोक से बुरा हाल था। बोली, मैं कुछ नहीं जानती। जिस वकील से वसीयत लिखवाई थी उसका नाम बता दिया। शाम को वकील साहब आए। बहनोई भी सतर्क थे, परंतु जब वसीयत सुनी तो तीनों जोड़े स्तंभित रह गए। मकान और उसकी आय के लिए कैलाशनाथ ट्रस्ट बना गए थे। अपनी पत्नी और भोलू के लिए वहाँ आजीवन रहने की सुविधा थी। कुछ नकद धनराशि वह तीनों बच्चों तथा पत्नी में बराबर बांट गए थे। अंत में लिखा था कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मकान का वह भाग उनके पुत्र व पुत्रियों के लिए सुरक्षित रहेगा। क्या मालूम किसे उसकी आवश्यकता पड़ जाए।